माधवनगर नाम के एक गांव में गंगा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति प्रदीप, बड़ा बेटा रमन, छोटा बेटा रवि और बड़ी बहू गरिमा थी। ये एक सुखी और समृद्ध परिवार था। प्रदीप की गांव में बहुत इज्जत थी क्योंकि वो बहुत मददगार इंसान था। जी ये पैसे मैं आपको अगले महीने लौटा दूंगा भाई साहब। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जाओ अपने बेटे का इलाज कराओ भाई। जी जी धन्यवाद साहब, धन्यवाद। जी ये क्या तरीका है आपका? हर किसी की मदद करते रहते हो बिना सोचे समझे। अरे उसका बेटा बीमार है, उसे पैसों की आवश्यकता थी, मेरे पास थे तो मैंने दे दिए भाई। आप इस जमाने के लिए बहुत सीधे हो। क्या मालूम बेटा बीमार है भी कि नहीं? कोई सबूत दिखाया उसने? अरे इतना शक करना अच्छी बात नहीं होती भाई। इतना भरोसा करना भी अच्छी बात ना होती। और इतना झगड़ा करना भी अच्छी बात नहीं होती। चलिए आराम से बैठिए और नाश्ता करिए। अरे रमन बेटा, समझा अपने पिताजी को। आपको भी पता है वो हम में से किसी की बात नहीं मानेंगे, इसलिए आराम से बैठो और नाश्ता करो। गरिमा नाश्ता लगाओ फटाफट। जी लगा रही हूँ। भाभी आज क्या बनाया आपने? मुझे पराठा खाना है वैसे। मैंने तो रोटी बनाई है, पराठा तुम अपनी पत्नी से बनवा लो। मेरी पत्नी? मेरी पत्नी कहाँ से आएगी? मेरी तो शादी नहीं हुई है। हाँ तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, शादी कर लो। बिल्कुल सही कहा बहू तूने, आज ही इसके लिए लड़कियां ढूंढना शुरू करते हैं। माधवनगर में गंगा का घर हंसी मजाक और चहल पहल से गूंजता रहता था, लेकिन समय हर घर में नई परछाइयां भी लेकर आता है। प्रदीप और गंगा ने बड़े बेटे रमन की शादी कर दी थी और अब बारी थी छोटे बेटे रवि की। गंगा ने जोर शोर से लड़कियों की तलाश शुरू की और आखिरकार उसे एक साधारण भोली भाली और हंसमुख लड़की बिंदिया पसंद आ गई। रवि बेटा, अब की बार तुझे तेरी जोड़ी मिल ही गई है। लड़की का नाम है बिंदिया। माँ इतनी जल्दी भी क्या है, वो तो। अरे चुप रहे छोटू, जल्दी ही ठीक है, वरना तू बूढ़ा कुंवारा कहलाएगा। सही बात है। और फिर कुछ ही हफ्तों में रवि और बिंदिया की शादी धूमधाम से हो गई। फिर जब बिंदिया ने घर में पहला कदम रखा तो गंगा बोली, लक्ष्मी बनकर हमारे घर आई हो बेटी, हमेशा मुस्कुराती रहो। हमारे घर की खुशियाँ अब 2 गुनी हो गई हैं। सदा सुखी रहो बहू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं जेठ बन गया। अब मुझे भी आशीर्वाद देना पड़ेगा। लो भाई, ले लो आशीर्वाद, सदा सुहागन रहो भाई। सुनो बिंदिया, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और तुम छोटी, और छोटी बहू हमेशा छोटी ही रहती है, ये याद रखना। हाँ जी दीदी, मैं छोटी ही रहूंगी, आपसे बड़ी थोड़ी ना हो जाऊंगी, ये तो लॉजिकल बात है। घर हंसी से गूंज उठता है, लेकिन बिंदिया के दिल में कहीं हल्की सी चुभन होती है, क्योंकि उसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। फिलहाल शादी का उत्सव खत्म हुआ और रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हुई। धीरे धीरे गरिमा का असली रंग सामने आने लगा। बिंदिया उठो, सबके लिए नाश्ता बनाओ। हाँ जी दीदी।
अरे वाह बिंदिया, तुमने तो इतना अच्छा पराठा बनाया है। हाँ हाँ, पराठा भी बनाएगी, बर्तन भी धोएगी और झाड़ू पोछा भी करेगी। छोटी बहू है, सब करना पड़ेगा। किसी को गरिमा की बात अजीब नहीं लगती, लेकिन बिंदिया के चेहरे पर हल्की मायूसी छा जाती है। दिन गुजरते गए। गरिमा ने हर छोटा बड़ा काम बिंदिया से करवाना शुरू कर दिया। बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, घर साफ करना। बिंदिया चुपचाप करती रही। बिंदिया बेटा, आटा पीस देना जरा। बिंदिया, अरे बाजार से सब्जी ले आना भाई। बिंदिया, पानी भर लो ना जरा। हर कोई छोटे मोटे काम उसी को कहने लगा। देखा, सब कुछ समझ आ गया छोटी बहू का मतलब क्या होता है। फिर एक शाम घर में माहौल गंभीर हो गया। प्रदीप और गंगा प्रॉपर्टी की कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे। रमन और रवि भी वहीं बैठे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि खेत किसके नाम किए जाए और किसका हिस्सा कहाँ जाए। मामला उलझ रहा है। हाँ, ये बहुत पेचीदा है, सोच समझकर फैसला लेना पड़ेगा। इतने में बिंदिया चाय लेकर आती है और सबको कप पकड़ाती है। फिर चुपचाप एक तरफ बैठ जाती है। पिताजी, अगर आप कहें तो मैं एक राय दे सकती हूँ, शायद आप लोगों के काम आ जाए। बिंदिया की आवाज सुनते ही गरिमा अचानक तेजी से बोल पड़ती है। ओहो, सुनो जरा, छोटी बहू अब प्रॉपर्टी के फैसले भी करवाएगी। अरे ये बड़े बड़ों की बातें हैं, तुम्हारे बस की नहीं, तुम अपनी जगह पर रहो। बिंदिया बेचारी चुप रह जाती है। उसे लगता है कि कोई और ना सही, लेकिन उसका पति तो उसके हक में बोलेगा। लेकिन कोई भी बिंदिया के हक में आवाज नहीं उठाता। फिर वो खुद कांपती आवाज में बोली, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। और इतना कहकर उसकी आंखें भर आती हैं और वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन की बात है। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी पड़ोसन शांति घर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। दरवाजा खोला बिंदिया ने। अरे बिंदिया बहू, कैसी हो बेटी? जी ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? हाँ हाँ अच्छी हूँ बेटा। बाकी सब कहाँ है? अपने अपने कमरों में है, अभी बुलाती हूँ। नहीं रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। मैं कुछ बात करने आई थी, तुमसे ही कर लूंगी। जी बताइए, क्या बात है आंटी? हम लोग मोहल्ले में एक जागरण करने वाले हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज किया जाए। तुम थोड़ी मदद करोगी क्या? बिंदिया कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक कमरे के दरवाजे खुलते हैं और बाहर निकलती है गरिमा और गंगा। अरे शांति आंटी, आप इससे क्या पूछ रही हैं? ये तो छोटी बहू है, इसे क्या समझ आएगा ऐसे कामों का? आप मुझे बताइए, मैं सब संभाल लूंगी। छोटी है तो क्या हुआ, घर की सदस्य तो है और हमारे मोहल्ले की भी। नहीं शांति जी, गरिमा सही कह रही है, अभी बिंदिया नहीं है, उसे जिम्मेदारियों की समझ कहाँ। आप गरिमा से ही बात कीजिए। बिंदिया का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप सर झुकाकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। वो बार बार एक ही बात सोचती रही, आखिर मेरा कसूर क्या है? छोटी हूँ तो क्या, घर बाहर के कामों की समझ तो है ना मुझ में। इसी उधेड़-बुन में कुछ दिन बीत गए। एक सुबह गंगा ने उसे बुलाया। बिंदिया, हम सब लोग जरा बाहर जा रहे हैं, कुछ काम है, तुम घर में ही रहना और ध्यान रखना। माँ जी, मैं भी चलूं आपके साथ? देखो बहू, घर में किसी एक का रहना जरूरी होता है। सबको काम है, इसलिए तुम ही रुक जाओ। बिंदिया अंदर से टूट गई, लेकिन प्रदीप के आगे कुछ न कह सकी। ठीक है, जैसा आप सब कहें। सबके जाते ही घर सुनसान हो गया। अकेली बिंदिया कमरे में बैठी सोचती रही। कभी मायके फोन करने का ख्याल आता, फिर डर लगता कि बात बिगड़ जाएगी। अंततः उसने चुप्पी साध ली। खाली बैठने से अच्छा है घर का काम कर लूं। वो घर की सफाई में जुट गई। झाड़ू पोछा, सामान जमाना।
हर कोना चमकाने लगी। लेकिन सफाई करते करते उसने अनजाने में गरिमा की कुछ चीजें इधर उधर कर दी। शाम को सब लौटते हैं। गरिमा सीधा अपने कमरे में जाती है और हल्ला मचा देती है। ये क्या है? मेरी चीजें कहाँ गईं? किसने हाथ लगाया? मेरी लाल वाली सैंडल अलमारी के पास रखी थी, कहाँ गईं? दीदी, वो मैं सफाई कर रही थी, शायद जगह बदल गई हो। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, छोटी बहू है, छोटी बनकर रह। बड़ी बनने का इतना शौक है तो पहले अपनी हैसियत देख। मेरी चीजों को बिना पूछे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो बस घर संभाल रही थी, आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। अरे बहू, बस भी करो, दुनिया ने जानबूझकर थोड़ी किया होगा। हाँ गरिमा, गलती हो गई होगी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं पिताजी, अब मुझसे नहीं सहा जाता। उस समय शांति आंटी आई तो खुद बात करने लगी। पता नहीं क्या समझ रही है खुद को। मैं मायके जा रही हूँ। अरे बात तो सुनो, इतनी सी बात पर तुम। गरिमा मायके चली गई। रमन भी परेशान होकर बैठ गया। घर का माहौल और भारी हो गया। लेकिन अगले ही दिन गरिमा वापस आ गई। चेहरा पहले से ज्यादा गुस्से से लाल था। अरे क्या हुआ, सब ठीक है ना? ठीक? वहाँ भी सब ठीक नहीं। मेरे अपने पिता ही मेरे खिलाफ खड़े हो गए, उनसे भी बहस हो गई। क्या? अपने पिता से बहस कर ली? हाँ, बहुत बुरे इंसान है वो, मेरी बात तक नहीं समझते। दीदी, चाहे जैसे भी हो, आखिर है तो पिता ही। आप उनसे माफी मांगकर बात खत्म कर दीजिए। तुम चुप रहो बिंदिया, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। जब होनी होगी हो जाएगी उनसे बात। बिंदिया खामोश हो जाती है। घर का माहौल दिन ब दिन कड़वा होता गया। अरे धनिया, इधर आ। जाओ उस प्रदीप को एक बार फिर मौका देकर आ कि तुम्हारी अनाथालय वाली पुरानी हवेली हमें दे दे। और हाँ, इस बार उसे रकम थोड़ी बढ़ाकर बताना, ठीक है? अरे मालिक, आपने कहा और मैं काम करके आया, समझो। सुन, खबर ना हो कि हमने तुझे भेजा है। तू ही करता धरता है, समझा ना? जी जी हुजूर, जैसी आपकी इच्छा है। धनिया प्रदीप के घर पर। अरे प्रदीप जी, अरे कैसे हैं आप? अरे धनिया तू, अरे पिछली बार की बेइज्जती भूल गया है जो दोबारा मुंह उठाकर चला आया रे? अरे प्रदीप जी, गुस्सा बहुत करते हैं आप। मैं इस बार आपको उस खंडहर अनाथालय का पहले से अधिक दाम देने को तैयार हूँ। हाँ, बताओ, आप डील करोगे तो मतलब डील पक्की समझूं? तू ऐसे नहीं मानेगा। बताया था ना कि वो हमारे पुरखों की विरासत है, हैं? हम किसी को नहीं बेचना चाहते। अरे रमन, ए रमन, अरे इसको घर से बाहर भगाओ, दोबारा दिखाई ना दे यहाँ। हाँ, धनिया काका, पिछली बार कोई कसर रह गई थी क्या? बहुत बेशरम हो तुम, अब दोबारा दिखना मत यहाँ। अगले दिन तो हद हो गई। रमन और रवि में झगड़ा हो गया। भैया, आप हमेशा अपनी मनमानी क्यों करते हो? अरे तू है कौन मुझे रोकने वाला है? मेरी उंगली पकड़कर चलता था और अब मुझे रास्ता दिखाएगा? भैया ये बात गलत है। लेकिन कोई आगे नहीं आता झगड़ा रोकने। बस गरिमा रमन से कहती है, रमन छोड़ो इसे, ऐसे निकम्मे से झगड़कर क्या मिलेगा? चलो मेरे साथ कमरे में। वो रवि को खरी खोटी सुनाती हुई रमन को लेकर चली जाती है और रवि वहीं खड़ा रह जाता है, क्योंकि बिंदिया उस समय बाजार गई हुई थी। वो घर जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब झगड़ों और तकरार का अखाड़ा बन चुका था। लेकिन इस आग को बुझाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक बिंदिया थी जो सबको जोड़ना चाहती थी। हर बार उसे छोटी बहू कहकर चुप करा दिया जाता था। आपको जेठ जी से वापस बात कर लेनी चाहिए। अरे चुप रहो यार तुम।
बिंदिया को पता था कि उसके कहने से कुछ नहीं होगा। उसने सोचा कि अब उसे दिमाग से ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन रमन और रवि हॉल में खामोश बैठे थे। चेहरों पर गुस्सा और दूरी साफ झलक रही थी। तभी बिंदिया बोली, बस बहुत हो गया। रवि जी, अगर आपको अपने भैया से बात ही नहीं करनी है तो क्यों ना घर का बंटवारा कर लें, अलग अलग हो जाएं। क्या ये तुम कैसी अपशकुनी बातें कर रही हो बिंदिया? मैं अपने भाई से अलग कैसे हो सकता हूँ? तो अभी क्या साथ हो, एक ही घर में रहते हो, पर नजरें तक मिलाना मंजूर नहीं। रवि अचानक गुस्से में आकर बिंदिया की ओर बढ़ा। तुम मुझसे ये सब कहने वाली कौन होती हो? हाँ, मैं तुम्हारे थप्पड़ मार दूंगा बिंदिया। रुक जा रवि, अपनी पत्नी पर हाथ उठाएगा? तेरी ये हरकत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, बता रहा हूँ। अरे भैया, आप देखो ना, ये कैसी बातें कर रही है। देखा, आप दोनों झगड़ रहे थे, पर मेरी वजह से आज बात कर ली, क्योंकि आप लोगों में प्यार है और यही तो मैं चाहती थी, इसलिए ये नाटक किया। रमन और रवि एक दूसरे को देखते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। बिंदिया की छोटी सी चाल ने भाइयों के दिल फिर से मिला दिए, पर घर के बाकी झगड़े अभी भी बाकी थे। गंगा, अरे मुझे तेरे हाथ का हलवा चाहिए भाई। तू क्यों इनकार कर रही है भाई? बस, मैंने पूरी जिंदगी रसोई में गुजारी है, अब बहुएं हैं तो वही करें, मैं अब और नहीं कर सकती। पर गंगा, अरे जाओ ना। हलवे जैसी छोटी सी बात पर पति पत्नी में ऐसी आग लगी कि घर के कोने कोने में गूंज उठी। और अजीब बात ये थी कि कोई बीच बचाव करने नहीं आया। बस बिंदिया बोली, सासू माँ, पिताजी। चुप, ये बड़े लोगों की बातें हैं, तू छोटी है, बीच में मत बोल। बिंदिया चुप हो गई, लेकिन वो इस झगड़े के लिए कुछ तो करेगी। अब हालात हाथ से निकल रहे थे और बिंदिया ने ठान लिया, अगर उसने कुछ न किया तो ये घर बिखर जाएगा। अगले दिन सुबह सभी खाने की मेज पर बैठे थे। आज से ना तो मैं खाना बनाऊंगी, ना ही गरिमा दीदी। खाना नौकरानी बनाएगी। क्या? पर हमें तो तेरे हाथ का खाना चाहिए। हाँ, तेरे बनाए खाने का तो स्वाद ही अलग है। नहीं, अब खाना नौकरानी ही बनाएगी। ये क्या बेहूदगी है? तेरे पति तेरे हाथ का खाना चाहते हैं और तू इनकार कर रही है। तो फिर पिताजी जब आपके हाथ का हलवा चाहते थे तो आपने क्यों मना कर दिया था? खाना तो खाना होता है ना, किसी के भी हाथ का हो। माँ, पिताजी ने हलवा इसलिए नहीं मांगा था कि कोई और ना बना सके, उन्होंने मांगा था क्योंकि उसमें आपका प्यार होता है। बिंदिया, मैंने तो सोचा ही नहीं। गंगा, बस एक बार वही हलवा बना दो। गंगा मुस्कुराती है और रसोई में चली जाती है। सबके चेहरे खिल उठते हैं। अब प्रदीप के साथ सबको गाजर का हलवा मिलता है। भाई वाह, मजा ही आ गया। थैंक यू छोटी बहू। छोटी बहू? पर हलवा तो मैंने बनाया है। अरे भाई, तुम्हें समझाया किसने? छोटी बहू ने। छोटी बहू ने तो बड़ों वाला काम कर लिया। सही कह रहे हो, हमारी छोटी बहू तो बड़ी बहू बन गई है। हाँ, और मैं छोटी हो गई। वाह। अब लगभग सब ठीक हो गया था, लेकिन गरिमा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मैं साबित करूंगी कि बड़ी बहू मैं ही हूँ। एक दिन गरिमा सब्जी मंडी में सब्जियां ले रही थी। क्या दो गरिमा जी? अरे भाई, तुम तो नाम भी जानते हो मेरा। अरे मैम साहब, आप किस कश्मकश में हैं, मैं सब जानता हूँ। घर में इज्जत नहीं मिल रही, छोटी बहू के चर्चे ज्यादा हो रहे हैं। अरे भाई, कौन हो तुम और सब कैसे पता? मैम साहब, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपको सबकी नजरों में हीरोइन बनने का सुनहरा मौका दे सकता हूँ, अगर आप कहो तो। वो भला कैसे? अरे आपका जो अनाथालय है वो जर्जर हो चुका है, तो क्यों ना तुम उसकी मरम्मत करवा कर अपने ससुराल वालों को दो। सबके सब हैरान हो जाएंगे और तुम एक नंबर की बहू बन जाओगी। हाँ, मुरम्मत करवाकर अपने ससुराल वालों को दो, सबके सब हैरान रह जाएंगे और तुम नंबर 1 बहू बन जाओगी। बहुत आसान है बोलना। इतना पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा मुझे? अरे जानता था तुम्हारा यही जवाब होगा। आजकल सहकारी बैंक मरम्मत के लिए भी लोन देते हैं, सब्सिडी के साथ। क्यों ना तुम लोन लेकर ये काम करवा लो। बस तुम्हें अपने ससुर के हस्ताक्षर चाहिए होंगे।
लेकिन वो हस्ताक्षर क्यों करेंगे? अब सब कुछ मैं नहीं कर सकता मैम साहब, आप खुद सोचिए। नंबर 1 बहू तो आपको बनना है ना। मैं तो बस लोन के पेपर आपको दे दूंगा, आपको सभी पेपर्स पर हस्ताक्षर करवा लेने हैं बस। ठीक है, मैं करवा लूंगी हस्ताक्षर। अगले दिन सुबह प्रदीप बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रहा है। और गरिमा पास आकर बोली, पिताजी आप मुझ पर भरोसा करते हैं? हाँ गरिमा बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रही हूँ, तो मुझे आपके हस्ताक्षर इन पेपर्स पर चाहिए होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन है किस चीज के कागजात, ये क्या है? लोन के पेपर्स हैं पिताजी। आप सभी कुछ अभी पूछ लोगे तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। आप साइन कीजिए ना। अरे बहू तुम भी बहुत जिद्दी हो। लाओ इधर दो, लाओ। जैसे ही प्रदीप हस्ताक्षर करने वाला था, वहाँ बिंदिया आ गई। रुकिए पिताजी, आपने पेपर्स पढ़े? मैं जानती थी बस यही है जो मेरे काम में टांग अड़ाएगी। मेरी खुशी देखी नहीं जाती इससे। दीदी मैं बस पेपर पढ़ने को बोल रही हूँ, इसमें गलत क्या है? सुबह सुबह हल्ला सुनकर सब लोग इकट्ठा हो गए। अरे बिंदिया ने गलत क्या कहा, एक बार पढ़ लो ना पेपर्स। हाँ हाँ पढ़ लो, मैं कौन सा चोरी कर रही हूँ कुछ। बाहर मेन गेट के पीछे छिपकर सभी कुछ मुंशी देख रहा था। अरे सब किए कराए पर अब पानी फिर जाएगा। सत्यानाश हो इस बिंदिया का। लाओ पेपर्स पिताजी। अरे पिताजी, आप क्या अपना पुश्तैनी अनाथालय वाली हवेली चंदन अंकल के नाम कर रहे हो? हैं? क्या? ये क्या है गरिमा? क्या? पिताजी के नाम की हवेली? मुझे इसका नहीं पता। पिताजी मैं तो बस लोन लेकर पुश्तैनी हवेली की मरम्मत करवाना चाहती थी, ताकि आपकी नजरों में अच्छी बन सकूं। तभी मेन गेट से मुंशी को गले से पकड़कर रमन लाता है। अरे छोड़ दो रमन बाबू, अरे छोड़ो मुझे। तो ये सब किया धरा तेरा है धनिया, है? तू चंदन के साथ मिला हुआ है और समझ नहीं आता समझी जी ये सब। कौन कौन मिला हुआ तेरे साथ बता, नहीं तो तेरी गर्दन यहीं पर मरोड़ दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं बाबू, ऐसा मत करना। बुढ़ापे में हड्डियां नहीं जुड़ती। बताता हूँ, चंदन बाबू ने सब करवाया मुझसे। वो सब्जी के ठेले वाले को मैंने पैसे दिए थे, उसी ने गरिमा मैम साहब को फुसलाया था। बस यही है बात। उस दिन जब मैं घर छोड़कर गई थी, तब भी पिताजी बिना वजह इतना भड़क गए थे। शायद उनकी नजर आपकी पुरानी हवेली पर थी। पिताजी ऐसा करेंगे मैं नहीं जानती थी, मुझे माफ कर दो पिताजी। अरे रमन रवि, तुम इस धनिया को पुलिस के हवाले करो और इसके साथ जो मिले हैं उन्हें भी सलाखों के पीछे करवाओ। उसकी फिक्र आप मत करो, मैं इन सबको सलाखों के पीछे भेजूंगी। मैंने लॉ पास किया हुआ है पिताजी। सच में मेरी छोटी बहू बड़े काम की है। मैं तो बस अपने परिवार में खुशियाँ चाहती हूँ। इस तरह से छोटी बहू ने अपने परिवार को फिर से एक कर दिया। और उधर चंदन और उसके मुंशी धनिया को सलाखों के पीछे डाल दिया गया।